वुंड, घाव। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक लेते हैं वुंड। हम सभी जानते हैं कि घाव देखने में और परिभाषा के तौर पे अलग अलग होते हैं। यानी घावों को आप इस तरीके से समझिए, किसी भी कारक से, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो, अगर उसके द्वारा शरीर के ऊतकों की निरंतरता में कमी आती है या टूट जाते हैं, उसे हम घाव कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको परिभाषाओं को अच्छे से समझना होगा और कई बार इन्हीं परिभाषाओं से सवाल आते हैं। पहली बात, किसी भी भौतिक रासायनिक कारक के कारण, यानी ऐसा कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, यानी एक्सीडेंट भी हो सकता है या किसी रसायन के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शरीर के ऊतकों को। अब बच्चों, इन ऊतकों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होते हैं कोमल ऊतक, दूसरे होते हैं कठोर ऊतक। तो बच्चों, कठोर ऊतक में क्या आएगा, बोन, हड्डियां, और कोमल ऊतक में क्या आता है, अंग यानी ऑर्गन्स। अगर मैं कहूं कि कठोर ऊतक की निरंतरता में कमी आना या टूट जाना क्या कहलाता है, तो इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर यहां पे मैं शब्द में परिवर्तन कर दूं और यहां पे कोमल ऊतक की मैं बात करूं, तो कोमल ऊतक की निरंतरता में कमी आना वुंड या घाव कहलाता है। तो पहला सवाल हमारा ये पूरा हुआ। आपको याद रखना है बच्चों, इस परिभाषा से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमें विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना है कि कोमल व कठोर ऊतक कौन कौन से होते हैं शरीर में। जितने भी अंग हैं उन सबको हम कोमल ऊतक कहते हैं, लेकिन जो हड्डियां आती हैं वह कठोर ऊतक कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, घाव के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको दो भागों में वर्गीकृत किया है मेजर रूप में। एक होते हैं खुले घाव, जिन्हें हम ओपन वुंड कहते हैं, और दूसरे प्रकार के घाव वो होते हैं जिन्हें हम क्लोज वुंड कहते हैं। पहले तो हम परिभाषा में इनको देखें कि किस हिसाब से हमने इसे क्लोज और ओपन कहा गया है। ओपन वुंड वह होते हैं जहां ऊतक के साथ साथ त्वचा भी फट जाती है, जबकि क्लोज वुंड वह होते हैं जहां केवल आंतरिक ऊतक को नुकसान होता है, त्वचा को नुकसान नहीं होता। ओपन वुंड में हमारे पास में एग्जाम्पल रहेंगे इंसाइज वुंड, लैसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड, पंचर वुंड, गनशॉट वुंड, अब्रेजन वुंड, एवुल्जन वुंड, बाइट वुंड, विरुलेंट वुंड, एसेप्टिक वुंड, कंटेमिनेटेड वुंड और इन्फेक्टेड या सेप्टिक वुंड। मतलब यहां हमारे पास में ओपन वुंड के अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारे वुंड हैं। इसी तरीके से अगर क्लोज वुंड की बात करें, जो कि आंतरिक तौर पे मिलते हैं, यहां हमें तीन प्रकार के वुंड पढ़ने हैं, कंट्यूजन, हिमेटोमा और ब्रुइश। इंसाइज वुंड को आप इस तरह से समझिए, और सभी वुंडों को, केवल इंसाइज को ही नहीं, आपको यह ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन हमेशा दो तरीके से पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। आपको वुंड का नाम देंगे और हथियार पूछेंगे या कारक पूछेंगे जिनसे ये वुंड होता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कभी कारक दे दिया गया और वुंड का नाम पूछा गया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से कारक की वजह से कौन सा वुंड होता है। मैं यहाँ पे कारक पढ़ूंगा और आपको पता चल जाएगा कि वुंड का प्रकार कैसा है। देखिए, इस प्रकार का घाव तेज धार वाले औजार, पहले पॉइंट को क्लियर करिए। यहाँ पे औजार कैसा है, जिसकी धार तेज है, जैसे चाकू, कांच, ब्लेड आदि से। अब आपको यहां ध्यान रखना होगा, हमें केवल औजार ही नहीं, उनको चलाने के तरीके से भी पहचानना होगा। चाकू घोंपना इंसाइज वुंड की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अगर चाकू से हाथ कट जाए या पांव कट जाए तो वह इंसाइज वुंड की श्रेणी में आता है। अगला ओपन वुंड का प्रकार है लैसरेटेड वुंड, और लैसरेटेड वुंड में आप देख रहे हैं कि किनारे कटे फटे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस प्रकार का जो घाव होता है वो तेज धारदार वाले हथियार से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वो होता तो ये जो किनारे आप देख रहे हैं ये कटे फटे नहीं होते। तो लैसरेटेड वुंड ओपन वुंड का ही प्रकार है। इसका मुख्य कारण होता है कटीले तारों से, फेंसिंग वायर से। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं तो बकरी के जो थन होते हैं उनमें होने वाला घाव
मुख्यतः लैसरेटेड वुंड ही होता है। कंट्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर क्लोज वुंड में एकमात्र ऐसा घाव है जिसको आपको अच्छी तरीके से करना है, और इसकी परिभाषा क्या कहती है? वह घाव जो ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो, ब्लंट का मतलब भौंतरी वस्तु से हो, वह वस्तु जो तेज धार वाली नहीं हो और जिससे त्वचा नहीं फटे। यह घाव ब्लंट औजार या वस्तु की चोट से होता है, त्वचा नहीं फटती है, लेकिन त्वचा के नीचे स्थित जो भी ऊतक होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे नीला होने लगा है घाव, लेकिन त्वचा प्रभावित नहीं होती। घावों के वर्गीकरण के पश्चात अब हम घाव के लक्षण देखते हैं कि घाव में कौन कौन से विशेष लक्षण आते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ लक्षण हैं जो लोकल हैं और कुछ लक्षण हैं जिन्हें हम साधारण लक्षण भी कहते हैं। पहले हम लोकल लक्षण की बात करते हैं। यहाँ पे दर्द होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है और घाव के दोनों किनारों के बीच में दूरी होती है। धीरे धीरे प्रक्रिया हीलिंग की शुरू होती है। घाव के दोनों किनारे एक दूसरे से दूर होते हैं और क्योंकि ये दूर होते हैं ऊतक को नुकसान पहुंचता है तो ब्लीडिंग होगी, और इनके नीचे जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके कारण दर्द भी होता है। अन्य लक्षण जैसे बुखार आना, संक्रमित हो जाना और दर्द होना। घाव भरने की अवस्थाएं। घाव भरना एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए एक दूसरे के साथ साथ अवस्थाएं चलती हैं जिनको हम नोट करते हैं। बच्चों 4 अवस्थाएं हैं और यह अवस्था इसी क्रम में चलती है। सबसे पहले होता है हीमोस्टेसिस। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था तो आपको इसका मतलब समझाया था। यदि क्लॉट नहीं होगा रक्त तो उस स्थान से रक्त बहता रहेगा, और अगर रक्त बहता रहेगा तो घाव भरने की संभावना नहीं होती है। दूसरी अवस्था आती है शोध अवस्था, जिसको इन्फ्लामेटरी फेज कहते हैं। यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगेगा, यानी अब शरीर रिएक्शन करेगा उस संक्रमण के प्रति। तीसरी अवस्था आती है प्रोलिफरेटिव फेज और चौथी अवस्था आती है रीमॉडलिंग फेज। आपको इसी क्रम में याद रखना है बच्चों। पूर्व की परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सवाल आए थे जहां पर चरणों के बारे में पूछा गया था, जैसे फ्रैक्चर के ठीक होने के चरण के बारे में बताइए, या फ्रैक्चर के चरणों के साथ साथ कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर चरण पूछे जाते हैं। तो घाव भरने के 4 चरण होते हैं। पहला हीमोस्टेसिस, दूसरा इन्फ्लामेटरी फेज, तीसरा प्रोलिफरेटरी फेज और चौथा होता है रीमॉडलिंग, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक फेज के बारे में। बच्चों हमने पिछले चैप्टर्स में वुंड के बारे में पढ़ा था और जैसा हम हमेशा करते आए हैं यहाँ पर भी हम आपको उस चैप्टर को रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चैप्टर को हमें कैसे क्वेश्चंस के अंदर देखना है जो क्वेश्चंस आते हैं। मैं हमेशा की तरह कुछ ऐसे सेक्शंस आपके सामने लाता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम अगर वुंड की बात करें तो वुंड में 3 ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। पहले तो वो पूछते हैं घाव के प्रकार, जहाँ पर हम ओपन व क्लोज सभी तरह के घावों को काउंट करेंगे। दूसरा आता है घाव की परिभाषा। ये एक सिंपल क्वेश्चन आता है जहाँ पूछते हैं कि कोमल ऊतक में, या ये पूछ लेते हैं कि ओपन प्रकार के घाव की परिभाषा क्या होगी, क्लोज प्रकार के घाव की परिभाषा क्या होगी। इसके बाद आता है घाव के कारक। 2 तरह के क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर आते हैं। एक पूछा जाता है किस औजार से कौन सा घाव होता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक घाव जब आपको नाम दे देंगे और उसका औजार पूछेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस को हम कितना हल कर पाते हैं। आप साथ साथ हल करिएगा। हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि क्वेश्चन की भाषा को जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और चारों ऑप्शंस को आपको देखना है। पहले देखते हैं मैगट वुंड का उपचार है। ऑप्शन फर्स्ट, तारपीन का तेल, लॉरेक्सेन क्रीम, चिमटी से पकड़कर बाहर निकालना, उपरोक्त सभी। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आंख बंद करके अगर आपको मैं बोलूं तो आप तारपीन का तेल करके आओगे, लेकिन आपको मैंने कहा कि चारों ऑप्शन को देखना है। लॉरेक्सेन क्रीम भी हम यहाँ पे लगाते हैं जिसमें गामा हेक्सीन होती है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यह घाव भरने में काम में ली जाती है और चिमटी से पकड़कर भी मैगट को बाहर निकाला जाता है। ज़्यादा मैगट होते हैं
तो पहले सबसे पहले हमें तारपीन का तेल लगाना है, उसके बाद उसको कुछ देर तक रखने के बाद जब मैगट में सफोकेशन होता है, उनका दम घुटता है, तो वे बाहर की ओर आते हैं, उन्हें आप चिमटी से पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पे लॉरेक्सिन लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। यदि इसमें उपरोक्त सभी नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनेस्थीसिया के द्वारा, तो इन चारों में से आपको सबसे बेहतर ऑप्शन होगा तारपीन का तेल। तो आपको याद रखना है बच्चों, परिस्थिति के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, जहां पर हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो और आप एक ही ऑप्शन को सही करके आ जाएं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऊंट के पैर में कील द्वारा होने वाला घाव किसका प्रकार है? पंक्चर वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड, परफोरेटिंग वुंड या नन ऑफ द अबव। अब आपको याद होगा जब हमने घाव पढ़े थे तो हमने देखा था कि नुकीली वस्तु कील के द्वारा होने वाला घाव अगर वह केवल मांसपेशियों को प्रभावित करता है तो उसे हम पंक्चर वुंड कहते हैं। अगर वह किसी गुहा के संपर्क में आता है तो पेनिट्रेटिंग वुंड होता है। अगर वह पूरे शरीर के आर पार हो जाता है, किसी अंग के आर पार हो जाता है, तो उसे हम परफोरेटिंग वुंड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऊंट के पैर में कील लगी और हम सभी जानते हैं कि ऊंट के पैर में कोई गुहा नहीं होती है, इसलिए केवल कील लगने की वजह से घाव होगा पंक्चर वुंड का। अगर ये किसी गुहा के संपर्क में आता तो इसे हम पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं, अगर ये आर पार कर जाती तो परफोरेटिंग होता। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जब कंटेमिनेटेड घाव 6 से 8 घंटे के हो जाते हैं तथा उसमें जीवाणु पनप कर टॉक्सिन्स बना देते हैं तो उस घाव को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, वापस आते हैं। हमने दो प्रकार के घाव पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था हमने कंटेमिनेटेड घाव। इस तरह के घाव को हमने नाम दिया था कि दूषित घाव हुए हैं। अब दूषित ये वातावरण के संपर्क में भी आने पर हो सकते हैं या किसी कारक के संपर्क में आने पर हो सकते हैं। जब भी घाव लगता है वह घाव ऐसे कारकों के संपर्क में आता ही है, उसे हम कंटेमिनेटेड घाव कहते हैं। और जब कंटेमिनेशन 6 से 8 घंटे का हो जाता है तो यह घाव सेप्टिक घाव में बदल जाता है, यानी संक्रमित घाव में बदल जाएगा। तो पहले दूषित होगा, फिर संक्रमित होगा और यहां आंसर जाएगा बच्चों सेप्टिक वुंड। एसेप्टिक वुंड केवल और केवल ऑपरेशन थिएटर या सर्जरी के दौरान ही होता है।